लास्ट टाइम बेटा फंजाई हो गया था ना, उसका हमको कंपैरिजन करना था। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा, ठीक है? बात करना बंद करो, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दो जो बोल रहा हूँ। देखो आज उसका एक टेबल बना लेते हैं बेटा, ये आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। कितने बच्चे आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा? कितने बच्चे बिल्कुल नए हैं? आप पहली क्लास में आ रहे हो, ठीक है बेटा। वैसे तो बायो है, बायो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें बची हैं उसको हम रिवाइज भी करवा देंगे, ठीक है ना? जुलाई से फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, फंगाई में जो सबसे पहला ग्रुप आपको बताया था वो क्या था? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या था बेटा? एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद क्या था बेटा? बेसिडियो। देखो इसका सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इवोल्यूशन में देखोगे एडवांस से जा रहा है ड्यूटेरोमाइसिस, ठीक है। ये 4 ग्रुप ऑफ फंगाई थे, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने स्टडी किया था, सबसे पहले क्या देखा था बेटा? इनका हैबिटेट क्या है? सबसे पहले हमने क्या देखा था? हैबिटेट। अब देखो अगर फंगस की बात करें बेटा, तो फंगस का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी या तो पैरासिटिक है या सेप्रोफिटिक है, ठीक है ना? सिम्बायोटिक भी होता है, लेकिन सिम्बायोटिक एक तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक डिफरेंट फॉर्म मानो। जब इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मान के चलो कि पैरासिटिक होगा या सेप्रोफिटिक होगा। तो मैं फाइकोमाइसिटीज के लिए क्या बताया था बेटा? क्या चीज जो आपको ध्यान रखना है इसके हैबिटेट में? एक्वेटिक मीडियम। ये कहाँ मिलता है बेटा? एक्वेटिक मीडियम, एक्वेटिक मीडियम में। एस्कोमाइसिटीज के लिए क्या बताया था? काउडंग, कोप्रोफिलस। क्या है? कोप्रोफिलस। या तुम्हारा और क्या टर्म हमने यूज किया था? काउडंग। काउडंग पे ग्रो करता है, ठीक है ना? देखो ये स्पेसिफिक टर्म तुमको याद रखना है। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए क्या बताया था? ये लिग्निन को डाइजेस्ट करता है, इसलिए वुड पे ग्रो कर सकता है। लिग्निन को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए आपको क्या होगा, जैसे आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप देखोगे लकड़ियां जो होती है ना, पेड़ों के ऊपर जो कुछ फंगस लगे हुए होते हैं, वो फंगस क्या होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज, क्योंकि लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या था? वेरी गुड। ये मेनली डीकम्पोजर होता है बेटा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? मिनरल रिसाइकलिंग में। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें बेटा? मिनरल के रिसाइकलिंग में। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको जब बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तो वहां पर भी बताया था किसका मिनरल रिसाइकिल में? साइनोबैक्टीरिया नहीं बेटा, कीमोटोट्रॉफ। जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था तब भी वहां बताया था ना, कीमोटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग में। सेम जो बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये भी किसमें रोल प्ले करते हैं बेटा? मिनरल रिसाइकलिंग में। ये बात हो गई बेटा इसके हैबिटेट की। दूसरा चीज आ जाओ बेटा इसकी, हाइफी या सेप्टा। हाइफी, सेप्टा नहीं, हाइफी। अच्छा, फाइकोमाइसिटीज का हाइफी कैसा होता है बेटा? ए सेप्टेट एंड ब्रांच होता है कि नहीं? ब्रांच भी होता है। ब्रांच क्यों नहीं होगा? ये बहुत बड़ी मतलब रेयर बुक्स में मिलेगा आपको, लेकिन इसका इसका हाइफी जो है सेप्टेट के साथ साथ क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। और इसको हम और क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? सिनोसिटिक। कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है। बाकी सब में कैसा था? सेप्टेट एंड ब्रांच। सारों में यही लिख लो, बाकी तीनों में, ठीक है? ये सब में यही आ जाएगा, सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखा था हमने? और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर।
एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में आपको क्या क्या बताया था मैंने? जू स्पोर बताया था, और एप्लेनो स्पोर बताया था, और एक स्पोरेंजियो स्पोर बताया था। तो याद रखो बेटा, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक टर्म जो एसेक्सुअल स्पोर में आप लोगों को मैंने बताया था, जो था स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे सेक्सुअल स्पोर जो स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, ऐसे सेक्सुअल स्पोर जो किसमें बन रहे हैं बेटा? एक बैग के अंदर या एक सैक में बन रहे, स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। अब ये जो स्पोर बनते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक स्पोर होगा बेटा जो नॉन मोटाइल होगा, और दूसरा स्पोर होगा बेटा इसमें फ्लैजिला लगा होगा, और क्या होगा? मोटाइल हो जाएगा। तो याद रखो, ये जू स्पोर हो गया, जो मोटाइल है वो क्या है? जू स्पोर है। जू एनिमल, एनिमल के जैसा स्पोर, मतलब मोटाइल स्पोर। जू स्पोर क्या है बेटा? मोटाइल है। और जो नॉन मोटाइल स्पोर क्या है? एप्लेनो स्पोर। तो याद रखो बेटा कि जो स्पोरेंजियो स्पोर के दो टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं? एप्लेनो स्पोर एंड जू स्पोर। आपके एनसीईआरटी की बुक में अलग लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पोरेंजियो स्पोर के क्या होते हैं? वो दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है? एक एप्लेनो स्पोर होता है, दूसरा जू स्पोर। और ये याद रखो बेटा कि ये स्पोर बन कहाँ रहा है? सैक में बन रहा है, ठीक है ना? ये सैक के अंदर बन रहा है, इसलिए किस टाइप का होगा? ये किस तरह के स्पोर होते हैं? एंडोजिनस स्पोर। ये किस टाइप के स्पोर है बेटा? एंडोजिनस स्पोर, ठीक है। तो देखो, फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं बेटा? स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं। फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर है बेटा, स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर, और इसके दोनों वेरिएंट लिख लो। क्या क्या है? जू स्पोर है, एप्लेनो स्पोर। और ये स्पोर किस तरह के स्पोर है बेटा? एंडोजिनस स्पोर है। ये स्पोर क्या है? एंडोजिनस स्पोर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर नीट में बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एंडोजिनस स्पोर है कि एक्सोजिनस स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है या सेक्सुअल स्पोर है। अब आ जाओ एस्कोमाइसिटीज में, किस तरह का एसेक्सुअल स्पोर बनता है? कोनिडिया। वेरी गुड। इसमें क्या बन रहा था बेटा? कोनिडिया। और कोनिडिया किस तरह का होता है बेटा? एक्सोस्पोर, एक्सोजिनस स्पोर। एक्सोस्पोर भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। एक्सोजिनस स्पोर, ये किस तरह का स्पोर होता है? एक्सोजिनस स्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं बनता, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जिसमें किसी भी तरह का नहीं बनेगा, ये एब्सेंट है। इसमें क्या बनेगा? अगेन कोनिडिया। ड्यूट्रोमाइसिटीज में अगेन कोनिडिया। और ये कैसा होता है बेटा? कोनिडिया है तो हर जगह एक्सोजिनस ही होगा। कोनिडिया क्या होता है? एक्सोजिनस स्पोर, ठीक है। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल स्पोर जो है क्या क्या बन रहे हैं। अब आते हैं बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके आ जाओ, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या सिंपल सेक्सुअल स्पोर लिख लो बेटा। सेक्सुअल स्पोर, जो फाइकोमाइसिटीज के मैंने आपको दो सब ग्रुप बताए थे, क्या क्या बताया था? देखो, सेक्सुअल स्पोर याद करने का तरीका क्या है? जो क्लास है उसके नाम पे सेक्सुअल स्पोर है। जैसे एस्कोमाइसिटीज है तो क्या स्पोर है? एस्कोस्पोर है। बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? बेसिडियो स्पोर है। और फाइकोमाइसिटीज को बेटा आप दो सब क्लास में डिवाइड कर सकते हो, जाइगोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। तो क्या होगा? जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। तो यहाँ पर लिखो जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। ऊस्पोर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है,
लेकिन याद रखने के लिए ये ठीक है, oospore भी लिख लो, जाइगोस्पोर एंड oospore, ठीक है। यहां क्या बनेगा बेटा, एस्कोस्पोर। ये जो एस्कोस्पोर है बेटा, नंबर कितने नंबर में बनते हैं, 4 to 8 नंबर में बनते हैं। और ये किस तरह के स्पोर है बेटा, एंडोजिनस स्पोर है, सैक के अंदर बनते हैं, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज क्या है, सैक फंगाई है, क्या है, सैक फंगाई है, इसीलिए ये स्पोर क्या होता है, एंडोजिनस स्पोर होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एस्कोस्पोर है बेटा, ये बनता किस में है, एस्कोस्पोर किस में बनता है बेटा, एस्कस में। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी ये तुम्हारा किस में बनता है बेटा, एस्कोस्पोर बन किस में रहा है, एस्कस में। और बहुत सारे एस्कस मिलकर क्या बनाते हैं, एस्कोकार्प। बहुत सारे एस्कस मिलकर क्या बनाते हैं, एस्कोकार्प। तो याद रखो बेटा, एस्कोमाइसिटीज में जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। उस एस्कोकार्प में क्या प्रेजेंट है, एस्कस प्रेजेंट है, उस एस्कस में क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। नंबर कितना है, 4 to 8 नंबर होता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज का जो सेक्सुअल स्पोर है वो क्या है, बेसिडियोस्पोर। इसका नंबर कितना होता है, 4 नंबर होता है, और ये हमेशा क्या होता है बेटा, एक्सोजिनस होता है। ये ध्यान है लास्ट टाइम का, ठीक है। अगर ध्यान नहीं तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर है ना पूरा, उसमें अपलोडेड है। ये क्या है बेटा, एक्सोजिनस, ठीक है। अब ये किस में, जैसे एस्कस में बन रहा है, ये किस में बनता है, बेसिडियम में। और ये बेसिडियम किस में प्रेजेंट होता है, बेसिडियोकार्प में। ये किस में प्रेजेंट होता है, बेसिडियोकार्प में, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो है इसके एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल था इसका, राइजोपस, फाइको का क्या क्या था, राइजोपस इसमें क्या बताया था, ब्रेड मोल्ड। ये क्या है, ब्रेड मोल्ड। उसके बाद अगला क्या है बेटा, म्यूकर। इसको छोड़ दो, इसकी कोई स्पेशलिटी मत ध्यान रखो तुम लोग। अगली चीज क्या थी, एल्बुगो। ये क्या कर रहा था, एल्बुगो था जो व्हाइट रस्ट। क्या बेटा, व्हाइट रस्ट, किसमें, मस्टर्ड, सरसों में या क्रूसीफेरी में। व्हाइट रस्ट सरसों के प्लांट में या क्रूसीफर में या मस्टर्ड में, क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है ना उसमें क्या करता है, व्हाइट रस्ट करता है, ठीक है ना, उसमें व्हाइट रस्ट डिजीज करता है। इसमें याद रखना, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, पता नहीं ये पूछता है बेटा, ठीक है। तो राइजोपस का मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ब्रेड में पस पड़ गया है, ठीक है ना, इस तरह से तुम ध्यान रखोगे तो याद रहता है कई बार। अगला क्या है बेटा, इसमें एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या था। सबसे पहले इसी में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है, क्या नाम है उसका, ईस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। इसका क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रेड एंड वाइन में। क्यों क्यों ब्रेड एंड वाइन में क्यों यूज करते हैं, ब्रेड एंड वाइन में क्यों यूज होता है, पीछे वाले बच्चे बताओ क्यों यूज होता है। ये क्या करता है बेटा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। जब भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एल्कोहल बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड क्या होती है, फ्लफी हो जाती है, और एल्कोहल बन रहा है तो वाइन बनाने के काम आता है। एल्कोहल से क्या हो रहा है, वाइन बन जा रहा है। ईस्ट जो है बेटा याद रखो, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फंगाई है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में पेनिसिलियम, इसका क्या काम है, एंटीबायोटिक। थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्लेविसेप्स,
क्लेविसेप्स में क्या बताया था? अर्गॉट डिजीज। क्या था? अर्गॉट डिजीज। वेस्कुलर डिसऑर्डर होती है, वैसोस्पाज्म हो जाता है, अर्गॉट डिजीज। अगला था बेटा एस्परजिलस। एस्परजिलस का क्या था सिग्निफिकेंस? डिफरेंट टाइप के एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड मिलता है आपको इसको, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मत याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। उसके बाद क्या था बेटा लास्ट? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का क्या रोल है? जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में। उसके अलावा इसमें और क्या आ रहे थे? मॉरल्स एंड ट्रोफेल्स, मॉरल्स एंड ट्रोफेल्स, ये इडेबल फंगाई है। चलो इसको एक बार फिर से रिवाइज करो, बोलो क्या क्या है इसमें। सबसे पहला क्या आया? ईस्ट आया। दूसरा क्या है? पेनिसिलियम। एसी चल नहीं रहा है क्या? क्यों? कहाँ पानी यार? यहाँ नीचे इस तरफ तो आने दो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, चलाओ। क्या? अच्छा बोर्ड पे गिर रहा था। तो अब क्या है बेटा, इसको याद रखो। अच्छा दूसरा क्या है उसमें फिर? ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, उसके अलावा क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स का क्या बताया? डिजीज क्या बताया? अर्गॉट, ठीक है, क्लेविसेप्स का अर्गॉट डिजीज। उसके बाद क्या है बेटा? एस्परजिलस। एस्परजिलस से ऑर्गेनिक एसिड, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, और मॉरल्स एंड ट्रफल्स इडेबल फंगाई। ये क्या है? इडेबल फंगाई है, ऑयल नहीं, इडेबल फंगाई, ठीक है। उसके बाद आ जाए बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का क्या है? सबसे पहला एग्जांपल याद रखो बेटा, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल्स। ये आप लोग भूल जाते हो, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल। देखो याद रखो कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो है ना बेटा, ये एस्कोमाइसिटीज में, मॉरल्स एंड ट्रफल्स किस में है? एस्कोमाइसिटीज में। लेकिन जो ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल जो है बेटा, ये किस में आ रहे हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में। एक्चुअली तुम देखो, मैं अब क्या बताया था आपको कि जो ये जो वुड पे ग्रो कर सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज जो लिग्निन को डाइजेस्ट करेगा इसीलिए वुड पे ग्रो करेगा। तो वुड पे क्या होता है ना बेटा, इस तरह से ऐसे ग्रो करता है, सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई। ये क्या है? ब्रैकेट फंगाई। और उसी के साथ दूसरा स्ट्रक्चर याद रखो, दूसरा फंगाई वो क्या है? पफ बॉल। और क्या एग्जांपल है इसका? मशरूम, एगेरिकस। और जो पॉइजनस मशरूम होता है वो क्या होता है? टॉर्च स्टूल। ये कॉमन नाम याद रखो, टॉर्च स्टूल। ये क्या होता है? पॉइजनस मशरूम होता है। अच्छा टोड एंड, तुम लोग को तो अब एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता, टोड देखा है और फ्रॉग देखा है कि नहीं? टोड देखा है? टोड की जो स्किन होती है ना वो पॉइजनस होती है। टोड टोड की जो स्किन होती है पॉइजनस होगी, अगर उसको लंबे समय तक हाथ में होल्ड करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। फ्रॉग में प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए टॉर्च स्टूल क्या होता है बेटा? ये पॉइजनस मशरूम है। ये भी किस में आता है? बेसिडियो माइसिटीज में आता है। और क्या एग्जाम्पल है इसका? हाँ दो डिजीज हो रही थी, क्या क्या हो रही थी? स्मट डिजीज एंड रस्ट डिजीज। स्मट डिजीज एंड रस्ट डिजीज। तो रस्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था? पक्सीनिया। रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था पक्सीनिया। स्मट के लिए उस्टिलागो। स्मट के लिए उस्टिलागो, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, क्या क्या है बेसिडियोमाइसिटीज में? क्या क्या आ रहा है? पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंगाई। दूसरा क्या बताया? अगेरिकस और टॉर्च स्टूल। उसके बाद अगला क्या बताया? रस्ट, पक्सीनिया एंड स्मट उस्टिलागो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसके क्या क्या थे? कोलेटोट्राइकम, इसका कैट था ना। दूसरा दूसरा अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। कैट कोड बन जाता है इसका, कैट CAT, ठीक है ना। क्या? कैट बन जाएगा। हाँ क्या चीज बेटा?
रेड टाइड बेटा उसमें आएगा, रेड टाइड इसमें कहाँ, रेड टाइड तो आपका गायनोफ्लैजिलेट्स में बताया था ना। तो इसमें याद रखो बेटा कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये टेबल बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कम से कम जो है ना 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना। आज जाके रिवाइज करना, कल रिवाइज करना, एक हफ्ते में 2-3 बार कर लेना, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने में इस टेबल को बार बार रिवाइज करते रहना। तो फंगाई के जितने क्वेश्चन है वो आपके इसी से बन जाएंगे, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आपके इसी से निकल आएंगे। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा, जो आपका लास्ट पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। देखो क्या था बेटा, विटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हम नहीं कर पाए। ठीक है ना, विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जिनको हम इंक्लूड नहीं कर पाए, क्योंकि विटकर के जो 5 किंगडम का जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठते हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म को हमको अलग से पढ़ना होता है। उसमें सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला है बेटा वायरस। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है वायरस। अब ये बताओ बेटा, इसको हमको अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विटकर के साथ हम क्यों नहीं पढ़ दे रहे हैं इसको, मोनेरा में हमने क्यों नहीं रख दिया? देखो वायरस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हमको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें सेल होती है। और सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अगर आप वायरस को किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर अगर आप निकाल के देखोगे तो क्या होगा, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ऑर्गेनिज्म के बाहर आपको उसमें देखने को नहीं मिलती है। यानी जो वायरस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर जो है बेटा एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए वायरस को हम जो है लिविंग स्ट्रक्चर, ये मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर ये लिविंग स्ट्रक्चर लगता ही नहीं कि लिविंग है, ऐसा लगता है कि डेड मटेरियल है। इसीलिए हम वायरस को किसी भी ग्रुप में हमने इसको इंक्लूड नहीं कर पाया। ठीक है ना। अच्छा, तो वायरस होता क्या है बेटा? वायरस जो है बेटा इट्स ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, दूसरा टर्म इसमें याद रखो बेटा, दूसरी जो चीज होती है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। दूसरा टर्म हमको ध्यान रखना है, क्या होता है बेटा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हमेशा पैरासाइट, मतलब सिर्फ पैरासाइट होता है, उसके अलावा और कोई इसका नेचर ही नहीं है। वायरस जो है सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, और किसी फॉर्म में, ऑब्लिगेट मतलब ऑलवेज, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऑलवेज। फैकल्टेटिव मतलब मे बी, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, मे बी। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, हमेशा। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जब मैं लिख रहा हूँ बताएं, इसका मतलब क्या होता है, वायरस जो है कोई भी वायरस वो क्या होगा, वो पैरासाइट ही है। ठीक है ना, यानी वो किसी न किसी तरह की डिजीज प्रोड्यूस करेगा, होस्ट से अटैच होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर देखो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। क्या है बेटा, इसके इसके वायरस के अगर आप सेंटर में देखोगे, इसके अंदर में देखोगे तो इसका एक कोर होता है। वायरस का क्या होता है बेटा, एक सेंटर पार्ट या कोर होता है। ये जो कोर होता है बेटा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कोर क्या होता है बेटा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही इसका मेन इन्फेक्टिव पार्ट होता है। जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है बेटा, वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट होता है, मतलब इसकी वजह से ही इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और याद रखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए। तो याद रखो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइदर आरएनए का बना होगा या डीएनए का बना होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता। क्या होगा, आइदर आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब देखो हमको पता है बेटा कि वायरस जो है सभी तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है, ये एनिमल को भी अफेक्ट कर सकता है और प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो याद रखो बेटा कि जो प्लांट वायरस होते हैं, जो प्लांट वायरस होते हैं बेटा,
उनमें मेनली सिंगल स्टैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए। याद रखो, ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है, आपको ध्यान रखना। इसके एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्लांट वायरस डीएनए वायरस नहीं होते हैं या उसमें डबल स्टैंड आरएनए नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरस कैसे होते हैं बेटा? सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं। और देखो आपकी बुक में जो प्लांट वायरस लिखा है, टोबैको मोजाइक वायरस लिखा है। क्या लिखा है वहां पे? किसका डायग्राम बनाया है? टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस यानी टोबैको को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, या टोबैको में मोजाइक डिजीज कॉज करने वाला वायरस। तो उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? प्लांट में कैसा है? सिंगल स्टैंड आरएनए। तो टीएमबी में क्या होना चाहिए? अरे प्लांट वायरस है ना, ये भी क्या होगा? सिंगल स्टैंड आरएनए। तो याद रखो बेटा, मोस्ट ऑफ द जो वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंड वायरस। और सेम जो है टोबैको मोजाइक वायरस के लिए भी। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कि जो एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस में क्या होंगे बेटा? या तो सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, या डबल स्टैंड आरएनए होगा, या डबल स्टैंड डीएनए होगा। तो जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें क्या हो सकते हैं? सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, या डबल स्टैंड डीएनए। ये सारे जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। उसके अलावा याद रखो बेटा, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है ना, ये भी वायरस है। वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंड डीएनए। देखो हम लोग बेटा वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, तो वायरस की स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें दो ही चीज होती है, इसका कोर होता है और इसकी पेरिफेरी होती है। ठीक है ना, कोर को सराउंड करने वाला पार्ट होता है। तो जो उसका कोर होता है बेटा, वो किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड के, या उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही हो सकता है, कभी भी दोनों नहीं हो। ठीक है ना, तो जो प्लांट वायरस होते हैं बेटा, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए। प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंड आरएनए। टोबैको मोजाइक वायरस एक प्लांट वायरस है, इसीलिए उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। जो एनिमल वायरस होते हैं बेटा, उसमें सिंगल एंड डबल स्टैंड आरएनए एंड डबल स्टैंड डीएनए हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है बेटा, वो क्या है? एक तरह का एनिमल वायरस ही मानो, बैक्टीरिया एनिमल ही है। ठीक है, हालांकि अलग ग्रुप है, लेकिन मान लो तो क्या होगा उसमें? उसका जो वायरस क्या, उसका उसका जेनेटिक कंटेंट क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का डबल स्टैंड डीएनए। ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसमें गलती नहीं करना। और वैसे भी सिलेबस अब बहुत रिड्यूस कर दिया है, तो जितने कॉर्नर है एनसीईआरटी के जो बचे हुए, उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कंटेंट करीब करीब समझो 30% के आसपास कम हो गया है, स्पेशली बॉटनी का। तो आया समझ में बेटा? इसका कोर वाला पार्ट, इसका जो बाहर जो पार्ट होता है बेटा, कोर को सराउंडिंग करने वाला जो पेरिफेरल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अरे नाम बताओ क्या है ये? आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या है? कैप है। किसकी है? इसकी कोर की कैप, कैप्सिड। कोर की क्या है? कैप, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और याद रखो बेटा, ये जो कोर होता है ना, इसका प्रोटीन का बना होता है। सॉरी, इसका जो कैप्सिड है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन बोला। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या है? कोर बना रहा है। प्रोटीन क्या बना रहा है बेटा? उसका पेरिफेरल पार्ट बना रहा है। तो बेटा इसका जो आउटर मोस्ट जो इसकी कवरिंग है ना, वायरस की जो कवरिंग है, वो किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। उस कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। देखो सपोज करो बेटा, ये कैप्सिड है, ये पूरा कैप्सिड है। इस कैप्सिड को अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे ना, तो आप देखोगे और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, ये और ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे पार्ट को बोलते हैं कैप्सोमियर। इन छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सोमियर। याद रखो बेटा, कैप्सोमियर जो है, ये जो कैप्सोमियर होते हैं, ये जो है आपको वायरस में दो फॉर्म में मिलते हैं। एक होता है बेटा पॉलीहेड्रल फॉर्म, या फिर ऐसे हेलिकल फॉर्म। तो आप अपनी बुक में देखो, दो वायरस आपका दिया हुआ है, एक बैक्टीरियोफाज दिया है, दूसरा आपको टोबैको मोजाइक वायरस दिया है। तो किसमें हेलिकल है, किसमें पॉलीहेड्रल है? कैप्सोमियर उसका किसमें हेलिकल दिख रहा है? ऐसे स्पाइरल वाला। टोबैको मोजाइक वायरस में क्या है? हेलिकल फॉर्म है। और बैक्टीरियोफेज में कैसा है?
पॉलीहेड्रल फॉर्म। किस तरह का फॉर्म है बेटा? पॉलीहेड्रल फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो ये आपकी थ्योरी में लिखा, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया, लेकिन डायग्राम से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो जो वायरस होते हैं बेटा, ये किस तरह से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं। ये सपोज करो ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है सपोज करो, ठीक है ना। इस बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करने वाला है। कैसे इन्फेक्ट करेगा? क्या होता है बेटा, जो वायरस इन्फेक्शन का जो सबसे जो टिपिकल फीचर होता है कि वायरस जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, वो पूरा का पूरा जो है सेल के अंदर एंटर नहीं करता। मोस्टली जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करते हैं तो वो पूरा एंटर कर जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया जिस भी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उस पूरी सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन वायरस क्या होता है बेटा, वायरस जो है ना, जिस भी सेल को इन्फेक्ट करता है उसकी सरफेस से अटैच हो जाता है, उसके सरफेस से अटैच हो जाता है और ये पूरा एंटर नहीं करता। और क्या करता है बेटा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो उस सेल के अंदर भेज देता है। अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, उस सेल के अंदर भेज देगा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये होस्ट के डीएनए से कंबाइंड हो जाएगा, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से कंबाइंड हो जाएगा। अब होस्ट का जो डीएनए जो है ना वो क्या करेगा, सिर्फ वायरल प्रोटीन बनाएगा। अब होस्ट का डीएनए क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन। सपोज करो एक वायरस ने, हेपेटाइटिस के वायरस ने हमारी लीवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया। लीवर की सेल क्या कर रही थी, बाइल जूस बना रही थी, डिटॉक्सिफिकेशन वाले एंजाइम बना रही थी, वहाँ जो रेस्पिरेशन चल रहा है रेस्पिरेटरी के अपने खुद के एंजाइम बना रही थी। अब क्या हो गया, अब जो लीवर की जो सेल है वो क्या करे, सिर्फ वायरल प्रोटीन बना रही है। तब लीवर डैमेज होगा कि नहीं, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, उसकी जो चीजें वो बनी नहीं पा रही हैं। आ रही बात समझ में? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, दिन ब दिन डिटोरिएट होते जाओगे ना, आप अपना काम नहीं करोगे तो सेम चीज वही है। तो यही होता है बेटा कि जब जैसे ही जो वायरल डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। और अब जो होस्ट का डीएनए है वो सिर्फ वायरल प्रोटीन बनाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो जो अल्टीमेट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि वायरस जो है कभी भी पूरा का पूरा सेल के अंदर एंटर नहीं करता है। वायरल का जो इन्फेक्टिव पार्ट क्या है, जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, उसका 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 जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। और वो कैसे काम करता है बेटा, बाय कैप्चरिंग होस्ट डीएनए, बाय कैप्चरिंग होस्ट डीएनए, होस्ट के डीएनए को कैप्चर करके पूरा अपना स्लेव बना लेता है, ठीक है। ओके, अब ये बताओ बेटा कि वायरस जो है, जो ह्यूमन में जो वायरल डिजीज है उसके एग्जांपल क्या क्या है। वेरी गुड, कोरोना एकदम टॉप पे लिख, ठीक है। कोरोना क्या है बेटा, वायरल डिजीज, एकदम ठीक है। कोरोना हो गया, मम्स हो गया, और स्मॉल पॉक्स, और बेटा हाँ एड्स या एचआईवी। एड्स तो डिजीज होती है बेटा, इसका वायरस एचआईवी होता है। एड्स क्या डिजीज, एचआईवी की वजह जो डिजीज हो रही है उसको हम एड्स बोलते हैं, उसका जो वायरस है वो एचआईवी वायरस है, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या, हर्पीज, और बेटा इन्फ्लुएंजा। जो कॉमन कोल्ड होता है ना, कई बार सर्दी खांसी हो जाती है, मौसम चेंज होता है तो जो कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा की वजह से ही होता है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा के। इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं बेटा, जो कॉमन कोल्ड भी इसी की वजह से हो रहा है, कुछ बहुत डेंजरस डिजीज जिससे डेथ भी हो जाती है वो भी इसी से होता है, ठीक है। तो याद रखो इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या होता है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये हो गया बेटा आपको जो एनिमल में जो या ह्यूमन में जो डिजीज होती है वायरस से। अच्छा, प्लांट में जो डिजीज होती है आपको उसके नाम नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है प्लांट में अगर वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आएंगे, ठीक है। अगर प्लांट जो है वायरस से इन्फेक्ट होगा तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा कि लीफ में जो है मोजेइक चेंज हो जाएगा। लीफ क्या हो जाएगी, मोजेइक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हाँ लीफ किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। हाँ ग्रीन कलर की होती है ना लीफ, तो उसमें अलग कलर भी दिखने लगेगा, उसमें ब्राउन कलर के पैच आ जाएंगे, येलो कलर के पैच आ जाएंगे, तो क्या होगा, डिफरेंट पैचेस दिखने लगेंगे। उसको मोजेइक, इसको हिंदी में चितकबरा बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चितकबरा। तो क्या होगा, मोजेइक हो जाएगी लीफ जो होगी, वो मोजेइक हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा बेटा, येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ, एक मिनट बेटा,
ये क्या होगा बेटा इसका मतलब? इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर देखो, जब तक तुम इसकी मतलब नहीं समझोगे ना बेटा, तब तक आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। आपको मतलब जानना जरूरी है। येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन का मतलब है कि ये जैसे लीफ है बेटा, और लीफ की मिड रिब है, इस मिड रिब से क्या हो रहा है, इसके वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू निकल रहे हैं। तो क्या होता है ना, ये जो इसके जो कंडक्टिंग टिश्यू है ना बेटा, ये क्या होते हैं, कलरलेस हो जाते हैं या येलो कलर के हो जाते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, येलोइंग और क्लियरिंग ऑफ वेन। अदरवाइज वेन कहाँ होगा प्लांट में, है कि नहीं, कोई ह्यूमन थोड़ी ना या एनिमल थोड़ी ना कि जिसमें वेन दिखेगा। तो येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, ये भी इसका फीचर है। उसके अलावा क्या होगा, लीफ जो है रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाएगी। लीफ क्या हो जाएगी, इन सारी चीजों से रोल कर जाएगी और कर्ल कर जाएगी। रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीफ। और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, इन सब चीजों की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है रिटार्ड हो जाएगी, स्टंटिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टंटिंग एंड डॉर्फिज्म, स्टंटिंग एंड डॉर्फिज्म। ये सारे किसके फीचर हैं? अगर अगर कोई भी प्लांट जो अगर वायरस से इन्फेक्ट हो जा रहा है, मेरी आवाज पीछे तक आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आएगी तो बता देना, ठीक है ना, क्योंकि मेरी धीरे बोलने की आदत है। अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो एक बार बोल देना, रिमाइंड करवा देना। तो ये बेटा वायरस की जो है ना, ये तो हो गई सारी, ये सारी चीजें इसका जो क्लिनिकली जो चीजें हैं, इसकी कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, वायरस की हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या था बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है इवानोस्की। इवानोस्की, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने स्टडी की थी मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको। मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको, किसका स्टडी किया था बेटा? मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको। और इन्होंने बताया कि जो मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको जो है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जाता है। यानी बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो हम फिल्टर लगाते हैं ना, उस फिल्टर को क्या कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसकी साइज किससे छोटी है? बैक्टीरिया से छोटी है। इवानोस्की ने क्या बताया कि जो वायरस है, या जो टोबैको मोजाइक डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म है, अभी वायरस नहीं बोला था इन्होंने, टोबैको मोजाइक डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है बेटा, उसका साइज जो है वो क्या है, बैक्टीरिया से छोटा है। उसका साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटा है। ये बताया था इवानोस्की में। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं बेटा, उनका नाम क्या है? बेइजेरिनेक। देखो इसको याद, किसी भी चीज को ना याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, उसको छोटे, अब जो फॉरेनर्स हैं उनके नाम बड़े अजीब तरीके के होते हैं। हमें सुनील, अमित, सचिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जो टफ होते हैं तो सिंपल बेइजेरिनेक, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा प्रोनाउंशिएट करो, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बेइजेरिनेक, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी जो है मोजाइक डिजीज ऑफ वायरस पे स्टडी की थी, सॉरी मोजाइक डिजीज पे स्टडी की थी। तो टोबैको की मोजाइक डिजीज जो है ना उस पर स्टडी की। और क्या किया इन्होंने, देखा कि अगर तुम एक ऐसा टोबैको का प्लांट जो कि मोजाइक डिजीज से इन्फेक्टेड है, उसके एक्सट्रैक्ट को अगर आप हेल्दी प्लांट पे डालते हो, तो क्या होगा, हेल्दी प्लांट में भी सेम इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे एक मोजाइक डिजीज वाला प्लांट है, ठीक है ना, उससे आपने एक्सट्रैक्ट निकाली, उससे कुछ फ्लूड निकाल दिया, उस फ्लूड को आप हेल्दी प्लांट पे डाल दो, तो आप देखोगे जो हेल्दी प्लांट है बेटा, उसको भी क्या हो गई, मोजाइक डिजीज हो गई। तो इसका मतलब इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। इसका मतलब क्या है बेटा, लाइव इन्फेक्शियस फ्लूड, लाइव इन्फेक्शियस फ्लूड, लाइव इन्फेक्शियस फ्लूड। ये कंसेप्ट किसने दिया बेटा? बेइजेरिनेक ने। और उन्होंने वायरस टर्म यूज किया। हालांकि सबसे पहले वायरस टर्म पॉस्चर ने यूज किया है। सबसे पहला अगर वायरस टर्म किसने यूज किया है? पॉस्चर ने। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक क्या लिखती है? बेइजेरिनेक, ठीक है ना।
तो अगर एग्जाम में तुम जाते हो और उसमें पॉस्चर और बेइजेरिन एक दोनों आ रहे, क्या मार्क करोगे? पॉस्चर करना, पॉस्चर ही करना है, क्योंकि ट्रू वही है बेटा, सबसे पहला वायरस टर्म किसने यूज किया है? पॉस्चर एक तरह से। लेकिन ना वायरस को जो प्रूफ करने का काम जो बेइजेरिन ने किया, इसीलिए थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि उन्होंने क्या है ना प्रूफ नहीं कर पाए, बस एक नाम दे दिए थे, लेकिन इसने क्या पूरा प्रूफ करके दिखाया, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा जो एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए एनसीईआरटी ने सिर्फ इसी का नाम लिख दिया है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जो वायरस टर्म जो यूज किसने किया था? पॉस्चर ने, लुई पॉस्चर ने, ठीक है ना, उन्होंने यूज किया था। हाँ, अब अगले जो साइंटिस्ट है बेटा, इसमें जो है स्टैनली, ये इन्होंने क्या किया था बेटा? क्या किया था? वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया था। स्टैनली से स्टोन याद रखो, ठीक है ना, इसको वायरस को स्टोन बना दिया था स्टैनली ने। क्या किया था? वायरस को स्टोन बना दिया था, क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया था, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था बेटा कि जो वायरस जो है मेनली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन टर्म यूज नहीं किया। क्या बोला है? वायरस मेनली किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। ये किसका है? स्टैनली। ये आपके 3 साइंटिस्ट हो गए, तीनों का आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको वायरस में मालूम होनी चाहिए। अब है बेटा इसका जो है वायरस। देखो वायराइड्स क्या है बेटा? ये इन्फेक्टिव आरएनए पार्टिकल है। इसका सिंपल सबसे पहले लिख लो, इन्फेक्टिव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये टर्म भी याद रखना। इन्फेक्टिव लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। अभी वायरस में आपने क्या देखा? चारों तरफ प्रोटीन है और उसका उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब सपोज करो उसका कैप्सिड वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है और वही इन्फेक्टिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा? विराइड्स। इसकी जो डिस्कवरी की थी किसने बेटा? टियोडाइनर ने। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? टियोडाइनर ने। इन्होंने क्या देखा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसकी स्टडी की, और इन्होंने देखा कि जिसका जो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर देन द वायरस, उसकी साइज क्या है? वायरस से छोटा है। तो याद रखो विराइड्स जो है वायरस से छोटा होता है, स्मॉलर देन द वायरस है। इसकी साइज जो किससे? वायरस से भी छोटी है। और फिर बाद में जब इसको और फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि बेटा जो विराइड्स एक्चुअल में क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। क्या है वो? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। फिर हमने उसको विराइड्स इसका टर्म दे दिया, ठीक है। तो विराइड्स में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर एक आध दूसरी डिजीज याद रखनी तो ह्यूमन में जो हिपेटाइटिस डी वायरस है ना, ह्यूमन में जो हिपेटाइटिस डी वायरस वो भी विराइड्स है, ठीक है। आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज इसके बहुत और नोन वेरिएंट नहीं पता है, ज्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में। अब अगला क्या दिया है बेटा इसमें? प्रियॉन। प्रियॉन, ठीक है। देखो प्रियॉन से याद रखना प्रोटीन। देखो सपोज करो बेटा ये नॉर्मल प्रोटीन है और ये प्रोटीन कुछ इस तरह से हो जाए, ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल प्रोटीन है। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? मेन फोल्डिंग का। तो एक्चुअल में प्रियॉन क्या होता है बेटा? एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन। एबनॉर्मल फोल्डिंग होना कोई बात नहीं, लेकिन साथ में क्या होता है बेटा? इन्फेक्शियस भी हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसमिट भी हो रहा है। तो प्रियॉन क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड। प्रोटीन की फोल्डिंग क्या होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई फोल्डिंग नहीं है। फोल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो उसमें जो फोल्डिंग का पैटर्न है बेटा वो क्या हो गया? वो एबनॉर्मल हो गया। और एबनॉर्मल होने के साथ साथ ही क्या हो गया बेटा? वो प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शियस भी हो गया। तो हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन। और सबसे पहले इसका पता चला बेटा मैड काउ डिजीज।
मैड काउ डिजीज क्या है, 1980 से 1990 के बीच में इंग्लैंड में क्या हुआ बेटा, कि कुछ काऊ थी ना, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, थोड़ा वायलेंट हो गई, फिर उनको सीजर आने लगे, ठीक है ना, फिर और अल्टीमेटली क्या हो गई, उन काऊ की डेथ हो गई, ठीक है। और जब उन काऊ की ऑटोप्सी की गई, ऑटोप्सी मतलब उनका डेथ होने के बाद जब उनके ब्रेन की जब स्टडी की गई, तो उसमें देखा गया कि जो उनका जो ब्रेन है बेटा, वो क्या हो गया, स्पॉन्ज के जैसा हो गया, ब्रेन कैसा हो गया था, स्पॉन्ज के जैसा हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम मैड काऊ डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोवाइन, बोवाइन मतलब कैटल, काऊ बोफेलो के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोवाइन। ब्रेन जो है स्पॉन्ज के जैसा हो जाता है, क्या हो रहा है, स्पॉन्जी फॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म। ब्रेन के लिए एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी, या शॉर्ट में लिखते हैं बेटा बीएससी। तो मैड काऊ डिजीज का दूसरा नाम क्या है बेटा, या साइंटिफिक नेम बोवाइन, बोवाइन मतलब कैटल वाला, जो काऊ बुफेलो उसके लिए बोवाइन, ठीक है ना। स्पॉन्जी फॉर्म जो चेंज हो रहा है, ब्रेन कैसा चेंज हो गया, स्पॉन्जी फॉर्म। अब ब्रेन के लिए पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन मतलब इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलो ब्रेन पैथी उसकी पैथोलॉजी, तो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये किसका नाम है, ये मैड काऊ डिजीज का साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, जो जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है ना, ताकि कॉमन लोगों को ज़्यादा समझ में ना आए, ठीक है ना, इसीलिए टफ टर्म बनाए जाते हैं, ठीक है। मैड काऊ काफ़ी है, तो ये हो गया बेटा बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एंसेफेलोपैथी। अब बेटा क्या था, कई लोग जो है इस तरह की काऊ के जो प्रोडक्ट, जैसे सपोज करो ऐसी काऊ जिसको मैड काऊ डिजीज हुआ था, या जिसको बीएससी हुआ था, इसके जो मिल्क यूज कर रहे थे, या कई लोग इसके मीट को खा रहे थे, तो उनको क्या हो गया, ह्यूमन में भी ये डिजीज हुई, यही डिजीज क्या हो गई, ह्यूमन में हो गई। और जब ह्यूमन में ये डिजीज हुई तो हम इसको बोलते हैं बेटा वेरिएंट क्रूचफेल्ड या वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज, वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज, ठीक है। अदर एग्जांपल जो इसका कुरू डिजीज, कुरू डिजीज अदर जो एग्जांपल है, क्या है, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं, वर्ल्ड में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं बेटा, जो डेथ के बाद जो ब्रेन को खा जाती हैं, मतलब उनका रिचुअल्स ही है, जो भी उनके रिलेटिव की जब डेथ होती है तो उनके ब्रेन को निकाल के खाती हैं, तो कई बार उनमें भी एक कुरू डिजीज होती है। कुरू भी किसकी वजह से है, प्रियॉन की वजह से, ठीक है ना। तो प्रियॉन के एग्जाम्पल क्या क्या याद रखोगे, मैड काऊ डिजीज, उसका दूसरा नाम बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एंसेफेलोपैथी, उसका ह्यूमन में जो है दो वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज, ये क्या होगा बेटा आपका प्रियॉन डिजीज हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगला जो इसमें लाइकेन, अगला जो है लाइकेन, इसमें देखो लाइकेन जो है बेटा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में बेटा, फंगी एंड एल्गी के बीच में। एल्गी में याद रखो बेटा क्लोरोफाइसिया, ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों ले रहा है इसमें, ठीक है ना। तो लाइकेन बेटा किसके किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगाई एंड एल्गी। और एल्गी में ना हालांकि साइनोबैक्टीरिया क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और जो क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर एल्गी में जो दोनों ग्रुप आ सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है और क्या आ सकता है दूसरा, ग्रीन एल्गी। तो याद रखो बेटा फंगाई का ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो इसमें फंगी क्या काम करता है बेटा, प्रोटेक्शन, उसका रहने के लिए घर देता है, शेल्टर और एब्जॉर्प्शन। और एल्गी क्या काम करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें जो फंगल कंपोनेंट है बेटा, इसको माइकोबायंट बोलते हैं। जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट, और एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फाइकोबायंट फाइकोमाइसिटीज जैसा लगता है, एग्जाम में कई बार एक पूछेगा, ठीक है, कि फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज, तो कई बार उसमें तुम लोग फाइकोमाइसिटीज से फाइकोबायंट लगा देते हो, लेकिन क्या है वो माइकोबायंट है, ठीक है ना। फाइकोबायंट जो है बेटा क्या है, इसमें एल्गल कंपोनेंट है। एल्गी वाला जो कंपोनेंट क्या है बेटा, फाइकोबायंट है, ठीक है।
उसके अलावा तुमको याद रखना बेटा, लाइकेन जो है ना, ये एयर पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। इसका एयर पॉल्यूशन स्पेसिफिक याद रखना, एयर पॉल्यूशन, वो भी एयर पॉल्यूशन में भी किसका बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का। एयर पॉल्यूशन में भी किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। एयर में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो वहां पर लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा, उन सारी जगहों पे ग्रो ही नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, जब भी आपके जो पेट्रोलियम फ्यूल बर्न होते हैं, कोयला बर्न हो रहा है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब बर्न हो रहा है बेटा, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसलिए याद रखो, जितने भी सिटी एरिया है ना, सिटी एरिया में कभी भी आपको लाइकेन नहीं मिलेगा, ये आपको हिली एरिया में ही मिलेगा, जहाँ पे गाड़ियाँ कम होती हैं, जहाँ एयर पॉल्यूशन कम है, ठीक है। तो कभी भी सिटी वाले एरिया में आपको नहीं मिलेगा ये लाइकेन, जो ये हमेशा आपको हिली एरिया में ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसके बाद अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक में अगर कोई भी पार्ट अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो असली समझ में तो टेस्ट में ही आता है, कितनी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। और टेस्ट स्किप मत करना, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। जितनी भी तैयारी हो, जैसी भी तैयारी हो, टेस्ट आपको देना ही है। और हर टेस्ट के बाद जो है आप एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन आपके से नहीं बन रहे उसको आप करते चलो, उस पेपर को संभाल के रखो। एग्जाम से पहले सिर्फ अगर उतना ही रिवाइज करके चले जाओगे ना, बायो में तो 100% क्वेश्चन वहीं से आने हैं बेटा, क्वेश्चन बाहर से आता ही नहीं है, ठीक है। जितना यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करवा देंगे, वो सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाना है। अब आते हैं बेटा अगला जो हमको स्टार्ट करना है बेटा, प्लांट किंगडम। अब देखो बेसिकली हम बेटा इसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे ग्रुप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखो, प्लांट किंगडम जहाँ आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट करती है, उसमें सबसे पहले जो बताया है, उसने प्लांट किंगडम में क्या बताया बेटा, सबसे पहले ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिकली क्लासीफाई कैसे करते हैं। नई बुक सारे बच्चे खरीद लो, ठीक है। एनसीईआरटी की जो नई किताब आई हुई है, ठीक है, हार्डी 150 रुपीज़ की है, ले लो, ठीक है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम जो है 11th और 12th की, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया। और अगर नहीं ले पा रहे हो तो मोबाइल पे अगर डाउनलोड करोगे, आप बहुत ज़्यादा टाइम पास कर देते हो, ठीक है ना। मोबाइल पे फिर बुक छोड़ के फिर यूट्यूब पे चले जाना है, फिर बाकी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो बुक ले लो, क्योंकि बहुत चेंज हो गया है बेटा, ठीक है। और याद रखो कि हम फॉलो जो है अभी जो नया सिलेबस है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनटीए आज तक कभी एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया। एनटीए आज तक, मतलब जब से एनटीए बोर्ड बना है तब से एनसीईआरटी के बियॉन्ड गया ही नहीं, ठीक है। तो हम फॉलो तो एनसीईआरटी ही करेंगे। अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि सिलेबस अगर वो ऐड होता है, हटाया नहीं जाता है, तो मैं करवा दूंगा वो, क्योंकि टारगेट ये कि दीपावली के पहले पहले जब आप लोग घर जाओगे तो ये अपना पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, ताकि वापस आने के बाद रिवीजन चालू करें, ठीक है। मेरा पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। रेगुलर क्लास, क्योंकि 3-3 घंटे की क्लास होगी अभी थोड़े दिन में, तो और बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक ही लेक्चर में। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसमें प्लांट किंगडम। देखो इसमें सबसे पहले क्या बता रहा है बेटा, कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप क्लासीफाई कैसे करते हो, क्लासिफिकेशन का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली चीज ये लिखता है बेटा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करके, दूसरा होता है बेटा नेचुरल। अब इसका तुम लेमैन लैंग्वेज में बताओ इसका मतलब क्या है। अभी सपोज करो बेटा, यहाँ पर मैं एक एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन स्टेचू बना दूं वैक्स का, ठीक है, यहाँ पे रख दूं मैं, ठीक है। और उसको आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया, दूर से देख के ऐसे फोटो खींचा, बोला हाँ वो भी ह्यूमन ही है, लेकिन वो ह्यूमन है क्या, नहीं है। आपने क्या किया, उसकी डिटेल स्टडी नहीं की ना, आपने सिर्फ उसको ऊपर सुपरफिशियली देखा और आपने उसको क्या कर दिया, एक ह्यूमन के साथ रख दिया। तो सिमिलरली बेटा इस क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में भी यही होता है। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें सिर्फ थोड़े बहुत एक्सटर्नल फीचर को हम लेते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत हम क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर को लेते हैं। जैसे सपोज करो हम किसी भी प्लांट को लीफ के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, लीफ का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम प्लांट क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तो दिक्कत क्या होगा, लीफ जो है बेटा वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है ना।
अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिड कंडीशन है, ड्राई है, तो क्या होगा, इसमें थिक क्यूटिकल बन जाएगा, स्टोमेटा सनकेन हो जाएंगे। आ रही बात समझ? हो सकता है लीफ और किसी फॉर्म में मोडिफाइड हो जाए, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए। आ रही बात समझ? तो अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आ जाएंगे जिनके बीच में नेचुरल एफिनिटी नहीं है, नेचुरली एक साथ नहीं आने चाहिए, इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ये मेनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे बेस्ड है, या फिर अगर 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 वो सेक्सुअल कैरेक्टर को अगर कंसीडर करता है तो एंड्रोशियम के कैरेक्टर को कंसीडर करता है। किसके कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा है बेटा? एंड्रोशियम के, गायनोशियम को नहीं कर रहा है। तो याद रखो बेटा, एंड्रोशियम के जो कैरेक्टर है ये भी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड्रोशियम के कैरेक्टर भी किससे अफेक्ट होते हैं बेटा? इन्वायरमेंट से। गायनोशियम के कैरेक्टर इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते, गायनोशियम के कैरेक्टर इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस। लीनियस ने जो दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या था बेटा? वो आर्टिफिशियल था, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेचुरल। नेचुरल क्या होता है बेटा? ये एक्सटर्नल फीचर को तो देखता ही देखता है, एक्सटर्नल को ऑब्वियसली कंसीडर करेगा, साथ ही साथ क्या होता है बेटा? ये इंटरनल फीचर, इंटरनल फीचर में क्या क्या देखेगा बेटा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्या क्या देखेगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, और भी चीजें हैं, ठीक है ना। क्या क्या देखेगा? सिर्फ सिर्फ जो है एक्सटर्नल फीचर नहीं देखेगा, साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फीचर भी देखेगा। इंटरनल फीचर में क्या आएगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब सेलुलर लेवल के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसका न्यूक्लियस किस तरह का है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, ठीक है। उसके अलावा एनाटॉमी, उसकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। उसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी, और उसकी एम्ब्रियोलॉजी, सारी चीजें लाइन से एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। सारी चीजें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा? एंड्रोशियम के अलावा ये गायनोशियम के कैरेक्टर को भी वेटेज देता है, ज्यादा वेटेज देता है रेदर। तो ऐसा जो इस पे बेस्ड है बेटा, वो सिस्टम क्या होगा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसका एग्जांपल क्या है? देख बुक में क्या लिखा है, बुक में देखो क्या लिखा है तुम्हारी, अगले पेज में देख, उसके बगल वाले पेज में देख क्या लिखा है। बेंथम एंड हुकर, क्या लिखा है? बेंथम एंड हुकर। इनका जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है क्या है बेटा? ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और ये बेंथम एंड हुकर ने क्या था? फ्लावरिंग प्लांट का। बेंथम एंड हुकर ने जो फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन दिया है बेटा, वो क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। लेकिन याद रखो बेटा, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल जरूर है, लेकिन फाइलोजेनेटिक नहीं है। नेचुरल जरूर है लेकिन क्या है? वो फाइलोजेनेटिक नहीं है। क्यों फाइलोजेनेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रख दिया। यानी उन्होंने क्या माना कि जो मोनोकॉटिलिडेंस है वो डाइकॉट के कंपेयर में प्रिमिटिव है, डाइकॉट ज्यादा एडवांस है, या मोनोकॉट पहले आया डाइकॉट बाद में आया, जबकि ऐसा नहीं है। पहले क्या आया? डाइकॉट आया, वहां से फिर मोनोकॉट आया। तो इसीलिए जो है बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, नेचुरल जरूर है, लेकिन क्या है? ये क्या नहीं है? फाइलोजेनेटिक नहीं है। ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं है। आपने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किसका है? आर.एच. विटिकर का है। ये क्लासिफिकेशन कैसा है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है? विटकर का क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे कैरेक्टर पे बेस्ड है, इसीलिए क्या है? वो नेचुरल है। फाइलोजेनेटिक है कि नहीं है? है। वो क्राइटेरिया में भी फाइलोजेनेटिक है। तो याद रखो, लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल बट फाइलोजेनेटिक नहीं है, आर.एच. विटकर का नेचुरल प्लस फाइलोजेनेटिक दोनों, नेचुरल प्लस फाइलोजेनेटिक दोनों, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसने लिखी हुई हैं। उसके अलावा याद रखो बेटा कि आजकल जो है हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे एडिशनल चीजें हम यूज करते हैं, एडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आजकल हम यूज करते हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है?
ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सिमिलर टेक्सा हैविंग कॉमन ओरिजिन। ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिमिलर टेक्सा में होते हैं उनकी क्या होती है, कॉमन ओरिजिन होती है। टेक्सा क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हो, साइंटिफिकली कैसे क्लासिफाई करते हो। स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद अगला लेवल क्या आता है, एनसीईआरटी वाला बता। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, वेरी गुड, उसके बाद ऑर्डर, वेरी गुड, उसके बाद बेटा क्लास, उसके बाद डिवीजन एंड फाइलम, उसके बाद किंगडम। तो देखो एनिमल को आप इतने स्टेप्स में क्लासिफाई कर रहे हो, ये सब स्टेप क्या है, ईच स्टेप इज नोन एज टेक्सा। इसको जितने भी स्टेप हैं क्या है बेटा, टेक्सा है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो एक टेक्सा में प्रेजेंट है उनकी क्या होती है, कॉमन ओरिजिन होती है। ये क्या है बेटा, ये बेसिस है किसका, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सिमिलर टेक्सा हैविंग सिमिलर ओरिजिन, ठीक है ना। उसके अलावा एडिशनल और क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कई बार क्या होता है बेटा कि कोई हमको कुछ ऑर्गेनिज्म को हमको क्लासिफाई करना है और उसका हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में एक ऑर्गेनिज्म के मैक्सिमम कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर आप ले सकते हो, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, आपने उसका शेप देखा, उसका साइज देखा, उसका वेट देखा, उसका कलर देखा, आपने उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, सेंट्रियोल चेक कर लिया, उसने देख लिया कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम कितने बन रहे हैं, क्रोमोसोम का शेप क्या है, रिप्रोडक्शन के समय बिहेवियर क्या है। तो जितने एज मैनी कैरेक्टर जितने तुम ले सकते हो सारे कैरेक्टर आप इसमें कंसीडर करते हो, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर आप ले लोगे। और फिर क्या करोगे बेटा, उसको नॉन स्पेसिमेन से कंपेयर करके देखोगे, ठीक है ना। कोई भी नॉन स्पेसिमेन से क्या करोगे, इसको कंपेयर करके देखोगे, और जिससे सबसे ज्यादा मैच करेगा उसके साथ इसको रख दोगे, जिससे सबसे ज्यादा मैच करेगा उसके साथ इसको उठा के रख दोगे। तो देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जब आप इतने सारे कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो तो ह्यूमनली पॉसिबल है क्या, आप थाउजेंड्स कैरेक्टर, 10,000 कैरेक्टर या 1 लाख कैरेक्टर की एक साथ स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। हम किसके कर ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसकी हेल्प से होती है, कंप्यूटर से हेल्प से होती है। आप नहीं कर सकते उसको, इसमें आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगला है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सेल का स्ट्रक्चर, स्पेशली क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर कैसा है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को जब हम स्टडी करके हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्या है बेटा, वो साइटोटैक्सोनॉमी। अगला क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है बेटा, कई बार ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म के हम केमिकल कंपोजिशन को हम देख लेते हैं, ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन को देख लेते हैं। ये सपोज करो बेटा कि एक ऑर्गेनिज्म मिला आपको, उसके अंदर काइटिन मिल गई आपको, तो क्या होना चाहिए, वो मोस्ट लाइकली फंगाई होगा या आर्थ्रोपोड में से कुछ होगा, आर्थ्रोपोडा वाला ग्रुप में से काइटिन वहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा सपोज करो आपने स्टडी किया, उसके अंदर सेलुलोज का बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, अगर सेलुलोज ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या है बेटा, प्लांट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, कंफ्यूजन को दूर करता है। कीमोटैक्सोनॉमी से क्या होगा, कई बार क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। उस प्लांट के जो या जो स्पेसिमेन मिला है उसके केमिकल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, उसमें किस तरह के केमिकल प्रेजेंट है, ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमी। ये बेटा इनिशियल पार्ट आपका दिया हुआ है प्लांट किंगडम का, इसके बाद फिर आपका मेन प्लांट किंगडम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये यही बताने की कोशिश कर रहा है इस पार्ट में कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिकली किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, उसको क्लासिफाई करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है। और ये इस बेसिस पे हम इन सारी चीजों को करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसका जो फर्स्ट जो किंगडम है, किंगडम नहीं, फर्स्ट जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो है वो है एल्गी। एल्गी में आते हैं। टाइम होगा तो बता देना। टाइम हो गया है, ठीक है, चलो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर कब से मैं 10 बजे चालू किया था कि 10:30 से स्टार्ट किया हूँ।
हाँ तो फिर थोड़ा सा टाइम बचा है ना, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टाइम। हाँ नहीं तो क्या, तो देखो क्लास ना बेटा तुम लोग की थोड़ी लंबी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरा टारगेट है ना कि बायो आपका ना जल्दी खत्म कर दूँ, जल्दी मतलब इसी स्पीड से हम जाएंगे, लेकिन जब दीपावली में आप घर जाओ ना तो एटलीस्ट जो ये पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो तुम्हारा रिवीजन होगा और जो तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम रहेगा ना, तो देखो लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या हो गई थी, क्लास ही बहुत लेट चालू हुई, अगस्त के बाद चालू हुई, मेरी क्लास तो और लेट चालू हुई, मैं तो समझो दीपावली के थोड़े दिन पहले से आया था। तो टारगेट जो है हमको ये करना है कि इसको दीपावली में जब आप घर जाओ तो उस समय तक इसको कंक्लूड कर दें, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड करके आओ, क्योंकि मेरी लेक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं जैसे फोटोसिंथेसिस अगर मैं करवाऊंगा, मोस्ट लाइकली वो एक लेक्चर में कंक्लूड कर दूंगा, उसका दूसरा लेक्चर नहीं ले जाता हूँ। रेस्पिरेशन कराऊंगा तो उसको भी एक लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। तो अगली बार जब आओगे देखो जैसा अभी हम किस तरह से जाएंगे, हम एल्गी करेंगे, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करने के बाद हम सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म से वहाँ कोरिलेट करता है। और याद रखो बेटा ये जो पांचों जो है ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इसको पूरे को एक साथ भी हम स्टडी करेंगे। एक्चुअल में जो पूरी जो फाइलोजेनेटिकली किस तरह से डेवलप हुआ है, एल्गी से ब्रायोफाइटा कैसे अलग है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है, तभी आप पूरा पिक्चर बना पाओगे कि स्पोर कैसे बन रहे हैं, स्पोर से सीड कैसे बन रहा है, ठीक है ना, सीड से फ्रूट किस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके।